हमारे साथ में है अविनाश जी। सबसे पहले सीधा अविनाश जी के पास में चलते हैं। अविनाश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे शो पर। हाँ, गुड मॉर्निंग लवजीत। गुड मॉर्निंग सर। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो पहला दिन हफ्ते का और सारे संकेत केवल विदेशों से आ रहे हैं, क्या एशिया पैसिफिक में जो डेल्टा कोविड का जो वेरिएंट है उसके जो बढ़ते हुए केसेस हैं, क्या उसकी वजह से कहीं कुछ खौफ, कोई डर, कुछ बाजार में नर्वसनेस दिख रही है क्या उसके चलते? या आज की नर्वसनेस जो थोड़ा सा एक लाल निशान में चल रहा है, क्या हम इसको उस कोविड वेरिएंट डेल्टा के नाम कर सकते हैं क्या? पहली बात तो लवजीत, ये जो डेल्टा का वेरिएंट है ये अभी तक ऐसे बड़ी मात्रा में स्प्रेड नहीं हुआ है। हालांकि इसका स्प्रेड ज़्यादा होना डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि मार्केट्स अभी अनुमान लेके चल रहा है कि एटलीस्ट कम से कम 2 या 3 महीनों के लिए जो कोविड का जो रन रेट कम हो चुका है उसमें अभी ऐसी कोई बड़ी बढ़ोतरी इमीडिएटली आएगी ऐसा नहीं लग रहा है। तो देखना पड़ेगा कि ये डेल्टा का वेरिएंट कितना जल्दी फैलता है, पैन इंडिया फैलता है कि नहीं। अंदाजा है कि ये जो थर्ड वेव है कोविड का, अभी ऐसा रिपोर्ट आया है कि एक स्टडी आई है जिसने कहा है कि दिसंबर के बाद ही ये थर्ड वेव आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि ऐसा अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए कोविड अभी एक ऐसा फैक्टर हो चुका है जो मार्केट उसके साथ रहने की आदत कर चुका है। अभी अगर कोविड है या नहीं है, मार्केट्स आगे कंपनीज की अर्निंग्स देखेगा, कंपनी की आउटलुक देखेगा, और ऐसा कोई पैनिक सेल ऑफ लवजीत मुझे नहीं लग रहा है आने की अपेक्षा रहेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली कॉशन रखना चाहिए, लेकिन मार्केट में स्टॉक अपॉर्चुनिटीज मिलते रहेंगे और मेरे ख्याल से मार्केट अभी ऐसे मोड पे है जहां पे कोई भी अच्छी कंपनी या अपॉर्चुनिटी आती है तो इन्वेस्टर्स उसको मिस नहीं करना चाहते। तो शायद इसका डर अभी मार्केट में नहीं है और मेरे ख्याल से अभी इससे इमीडिएटली डरने की जरूरत है। ठीक है, और इसको अगर मैं ऐसे कहूं कि शायद अब मार्केट समझ चुका है कि ये वाले अब ये वी विल हैव टू लिव विद कोविड, और हमें पता है कि हाँ ये आता रहेगा, वेव्स पे वेव्स, वेव्स पे वेव्स, छोटी बड़ी, हमारे देश में, हमारे शहर में, किसी और देश में, किसी और शहर में, ये चलता रहेगा और ये पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन उसके साथ में वी हैव टू लिव विद दैट और लाइफ विल गो ऑन। जैसी चीज में तो बाजार को भी अभी समझ में आ गया कि आप हजम कर लो, उसमें कुछ नहीं होना। ये वेव आई थी और उसको भी हमने पार पा लिया, दूसरी वेव को भी पार पा लिया, तो ऐसे अगर और भी चीजें आती हैं तो हम ये मान सकते हैं कि बाजार या लोग सभी, एक तरीके से सोसाइटी एट लार्ज अब कंफर्टेबल सिचुएशन में है और लाइफ एज यूजुअल या बिजनेस एज यूजुअल हो गया। नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी 1-2 दिन पहले सिंगापुर ने ऑलरेडी ये कहा है कि वो कोविड को एक नॉर्मल डिजीज की तरह हैंडल करेंगे और यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे। इंडिया में भी मैं समझता हूँ कि अभी जो इन्वेस्टर्स है लवजीत काफी अच्छी तरह से मार्केट्स में सीखे हैं, लर्निंग कर्व भी उनकी अच्छी हुई है, तो कोई बड़ा गिरावट प्योरली ये डेल्टा कोविड के वेरिएंट से आएगा ऐसा नहीं लग रहा है। तो मार्केट इसको बचा लेगी और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में होपफुली अगर सितंबर तक सब कुछ क्लियर होता है तो जैसे मैंने पहले भी आपके शो को पे कहा है कि मार्केट में अर्निंग्स रिकवरी बहुत स्ट्रांग रहेगी। मेरे ख्याल से तीसरा तिमाही बहुत ही बम्पर तिमाही आएगी, क्योंकि पहला और दूसरी तिमाही में थोड़ा बहुत कोविड का सेकंड वेव का इम्पैक्ट आएगा, बट अगर सब कुछ ठीक रहा तो तीसरी तिमाही आपको बहुत सारी कंपनीज में बहुत अच्छा मुनाफा का ट्रेंड वापस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अविनाश जी बहुत पॉजिटिव हैं और कह रहे हैं तीसरी तिमाही में बहुत बड़ा फेरबदल, और फेरबदल का मतलब बहुत पॉजिटिव साइड में एक बड़ा स्विंग शायद देखने को, या उस तरीके के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। सुपर ग्रीन कह रहे हैं अविनाश जी। तो अविनाश सर, आज हमारे पास बाजार में कहीं कुछ मौके हैं क्या जो हमारे दर्शकों के साथ में आप शेयर कर सकें? इनफैक्ट देखिए लवजीत, अभी स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज में कहे तो फार्मा सेक्टर में 1-2 अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। हमको एक कंपनी पसंद है जो बेसिकली एपीआई और फॉर्मुलेशंस में काम करती है। कंपनी छोटी है लेकिन बहुत प्रॉफिटेबल है। कंपनी का नाम है कोपरान। कोपरान एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जो पेनिसिलिन जी और नॉन पेनिसिलिन जी के प्रोडक्ट्स में काम करती है। करीबन 60 से 65% एक्सपोर्ट से आता है, 35% डोमेस्टिक से आता है। और इनका जो बेसिकली जो प्लांट है, मेरे ख्याल से 3 प्लांट है महाराष्ट्र में। और सबसे बड़ी बात, कंपनी ने पिछले साल काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, करीबन 500 करोड़ के ऊपर रेवेन्यू, 61 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट, और कंपनी की मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी पॉजिटिव है।
करीबन 2 या 3 नए प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स पे ये काम कर रहे हैं, इनको यूएस एफडीए भी मिला है। तो मेरे ख्याल से आने वाले साल 1.5 साल में अगर किसी को निवेश करना है, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। हमको लग रहा है कि करीबन 17-18 रुपए की अर्निंग आने वाले साल में कंपनी रिकॉर्ड करेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये शायद आज थोड़ा सर्किट में है, लेकिन थोड़ा ही अगर कूल ऑफ होता है तो इसको जरूर एक्यूमुलेट करिए। करीबन हमको लग रहा है कि 300 सवा 300 का नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। ठीक है सर, एक बार स्पेल कर दीजिए, कौन सा कह रहे हैं, मुझे कम सुनाई दिया। कोपरन, KOPRAN। अच्छा कोपरन, ठीक है, 200 के आसपास कुछ चल रहा था मेरे ख्याल से। हाँ, अभी कुछ मेरे ख्याल से सर्किट है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इसमें अगर सर्किट खुलता है तो खरीदने के मौके जरूर ढूंढने चाहिए इन्वेस्टर्स। ठीक है, कोपरन आप दे रहे हैं और ठीक है 210-35 पे है और सर्किट है आज का। ठीक है बिल्कुल। ठीक है, इसमें क्या लेवल्स दे रहे हैं सर? नहीं, हमारा मानना है कि कम से कम 12-15 महीने में ये 300 सवा 300 का टारगेट कंफर्टेबली हासिल कर सकता है। तो इसमें डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे जरूर इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। 30% का आरओसी, करीबन 24-25% की आरओई है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी अभी यूएस मार्केट में एंटर कर रही है। अभी तक इनका जो भी एक्सपोर्ट था वो ज्यादातर अफ्रीकन मार्केट्स में था। हमारा अंदाजा है कि FY22 के सेकंड हाफ में और 23 में इसका पूरा इम्पैक्ट यूएस मार्केट्स का जो इम्पैक्ट आएगा वो देखने को मिलेगा, और इससे काफी सिग्निफिकेंट रीरेटिंग स्टॉक की हो सकती है। ठीक है, ये कोपरन एक दिया है अविनाश सर ने। ठीक है सर, इसके अलावा कोई और मौके हैं या कुछ शॉर्ट टर्म में कोई चीज? नहीं, इनफैक्ट देखिए, मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म में अगर किसी को चाहिए तो मेटल कंपनीज पे ही फोकस करिए। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था कि मेटल में NMDC, टाटा स्टील, ऐसे काउंटर्स है। अभी रिसेंट रिपोर्ट्स आए हैं कि स्टील कंपनीज ने वापस 14-15% का स्टील प्राइस हाइक ऑटो कंपनी से मंजूरी ली है। इसका इम्पैक्ट आपको मेरे ख्याल से जुलाई टू सितंबर के क्वार्टर में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 1-2 दिन पहले ही फाइनलाइजेशन हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि अभी भी स्टील कंपनीज का पल्ला भारी है, ग्लोबल मेटल प्राइसेस भी हैवी है, और हमको नहीं लग रहा है कि कोई भारी गिरावट आएगी। हालांकि चाइना का फैक्टर जरूर प्रभावित रहेगा, लेकिन डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल कंपनीज अगर ज्यादा स्टील प्राइसेस को हाइक के लिए तैयार है तो इसका मतलब है कि स्टील कंपनीज को जरूर फायदा होना चाहिए। तो NMDC, टाटा स्टील पे नजर रखिए। मैं समझता हूँ कि 3-4 महीने में और एक अच्छी अपसाइड यहाँ पे दोनों काउंटर्स में देख सकते हैं। ठीक है, एक टाटा सर, मेटल सेक्टर में अचानक से कैसे एक पॉजिटिव रुझान आने लग गया है, जबकि हम इससे पहले समझ रहे थे या इस तरीके की खबरें आ रही थी, ये समझा जा रहा था कि मेटल चल चुका है और अब अब इसके बाद की अगर जो करेक्शन आएगी उसमें मेटल सेक्टर और PSUs ही लीड करेंगे। और ये क्या केवल स्टील की वजह से है, स्टील की प्राइस हाइक की वजह से है, या इसके अलावा हम ये मान लें कि वो सेक्टर का वापस से सर्कुलेट होकर के और अब फिर से मेटल सेक्टर प्ले करेगा एक मेजर रोल? नहीं, इसमें देखिए, स्टील प्राइसेस तो बड़ी है, लेकिन दूसरा जो है वो, अगर आप US डॉलर रुपये की वैल्यू देखें तो जैसे जैसे डॉलर स्ट्रेंथ होता है, रुपया वीक होता है, तो उसका मतलब क्या है कि लैंडेड प्राइस जो होता है स्टील का वो और महंगा होता है, और उसका बेनिफिट लोकल कंपनीज को मिलेगा। अगर लैंडेड प्राइस ज्यादा बढ़ती है जो इम्पोर्टेड स्टील का होता है, तो उसका मतलब डोमेस्टिक कंपनीज को उसको प्राइस इंक्रीज करने में दिक्कत नहीं रहेगी। तो मेरे ख्याल से एक फैक्टर तो प्राइस इंक्रीज है और दूसरा करेंसी फैक्टर है, जो भी इन कंपनीज के फेवर में। तो नॉर्मली जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स है, जिनके पास आयन हो रहे हैं और बाद में वो सारे स्टील के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि उनके खर्चे कंट्रोल्ड है और प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, विश्वजीत दास जी हमारे एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं राधा किशन दमानी ने NMDC में कुछ खरीदा है या स्टेक खरीदा है या कुछ ऐसा आपके पास है सर, कोई जानकारी इस तरीके की? नहीं, उन्होंने तो काफी बड़ी क्वांटिटी खरीदी है और मेरे ख्याल से इनकी खरीद पहले की है। देखिए क्या होता है ना कि लोग सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स के पीछे जाते हैं और वही शेयर खरीदते हैं। मेरा तो मानना है कि आप बिजनेस देखो, बिजनेस के ऑपरेटिंग कंडीशंस को देखिए, और ये अगर बदलते हैं तो मैं समझता हूँ कि कंपनी काफी अच्छी तरह से अपसाइड दिखाएगी। प्योरली सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स जो खरीदता है उसके पीछे आप जाओगे तो आपको कभी कभी नुकसान भी होता है। तो ठीक है, राधा किशन दमानी जी ने भी खरीदा है तो वो डेफिनेटली होल्ड करेंगे, बट इसमें सबसे बड़ा ट्रिगर ये है कि आयरन ओर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं
और इसका पूरा फायदा एनएमडीसी को मिलेगा। नतीजे तो पहले भी अच्छे आए थे, लेकिन हमको लग रहा है कि अप्रैल टू जून क्वार्टर प्लस जो साल है FY 22 का, वो पिछले साल से भी काफी मजबूत आएगा। जी ठीक है, तो ये बार बार अविनाश जी इस पे जोर दे रहे हैं कि शायद आगे चल के अगले जो तिमाही के नतीजे आने वाले हैं और अब वो और बेहतर होते जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो पिछले 2 बार जो 2 तिमाही नतीजे आए हैं उनमें ज्यादातर कोविड का असर देखने को मिला है, तो इसलिए उतने अच्छे नतीजे नहीं थे, उतने पॉजिटिव साइड में नहीं थे। लेकिन हियर ऑन अब जितने भी रिजल्ट्स आने हैं, वो जो अर्निंग्स हैं वो बहुत अनदर लेवल होने वाला है, शायद ऐसा कुछ कह रहे हैं अविनाश जी। ठीक है अविनाश जी, चलते चलते एक सवाल आपसे आखिरी ले लेना चाहता हूँ। एक हमारे दर्शक हैं, अच्छा ठीक है, एसके जैन जी का है, वो फिर से वही सर बीएफ यूटिलिटीज को आप फॉलो कर रहे हैं क्या? हाँ, इनफैक्ट बीएफ यूटिलिटीज बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जिनके पास काफी रियल एस्टेट के एसेट्स है, हाईवे के एसेट्स है, जो हमको लग रहा है कि आने वाले दिनों में काफी वैल्यू शेयर होल्डर्स को अनलॉक कर सकते हैं। ये कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है लवजीत, तो इसमें अर्निंग्स जो आती है वो काफी लॉप साइडेड आती है। एक क्वार्टर अच्छा होता है, एक क्वार्टर अच्छा नहीं होता, लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी बात है कि इनके पास जो हाईवेज के एसेट्स है वो पॉसिबली एसपीवी के फॉर्म में, और माना जा रहा है कि ये एसपीवी में कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स आएंगे और ऑब्वियसली इसमें अनलॉकिंग होगी। तो जिनके पास है वो होल्ड करे, क्योंकि ऐसी कंपनीज बहुत गिन चुन के यूनिक बिजनेस मॉडल चलाती है, ऐसे कोई बड़े कंपैरिजन नहीं है, पर डेफिनेटली ग्रुप अच्छा है, भारत फौज का ग्रुप है, और ये हमको लग रहा है कि अगर किसी को लंबी अवधि के लिए खरीदना है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली थोड़ी बाइंग करंट लेवल्स पे कर सकते हैं। इन लेवल्स पे एंट्री करी जा सकती है, क्योंकि हमने जब शुरू किया था या हमारे कुछ एक एक्सपर्ट्स ने दिया था और कई दर्शक हमारे जो हैं वो 300 के आसपास के लेवल्स पे एंट्री कर चुके हैं। 500 एक अच्छा बड़ा ऊपर लेवल है, क्या इन लेवल्स पे भी एंट्री करना ठीक रहेगा या कुछ और राय देंगे आप? देखिए, जिन्होंने जिन्होंने पहले लिया है वो तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर एवरीथिंग मटेरियलाइजेस एज पर प्लान और कंपनी की अनलॉकिंग स्ट्रेटेजी फुलफिल होती है, तो मेरे ख्याल से इस लेवल से भी अच्छी खासी अपसाइड मिल सकती है, प्रोवाइडेड टेन्योर जो है इन्वेस्टमेंट का वो थोड़ा सा लंबा है। मेरे ख्याल से 3 और 6 महीने में शायद ये स्टॉक इतना नहीं भागेगा, बट अगर आपका 12 to 15 मंथ्स या 18 मंथ्स का नजरिया है तो डेफिनेटली इसको थोड़ा एक्यूमुलेट करिए, और जैसे आपने कहा कि इसमें डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। ठीक है, ठीक है सर, मैं आपका वैसे भी काफी समय ले लिया, बस एक चलते चलते एक छोटा सा कमेंट आपका चाह रहा हूँ। थायरो केयर पे हमारे एक दर्शक हैं प्रसून शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि अविनाश जी थायरो केयर आज गिर गया है, क्या शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं? 1 हफ्ते के लिए, बहुत छोटा नजरिया है, लेकिन थायरो केयर की स्टोरी आप देख ही रहे होंगे कि अभी जो एक्विजिशन की और स्टेक देखिए अभी तो मेरे ख्याल से स्टॉक में मूवमेंट मेरे ख्याल से 1300 रुपया तो इसका सपोर्ट लेवल रहेगा, क्योंकि ये ओपन ऑफर का प्राइस है, और ओपन ऑफर अगर क्लियरली थोड़ा बहुत सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद तो ये प्योरली एक इसमें प्रोमोटर चेंज आएगी, तो अनुमान है कि ग्रोथ और भी बढ़िया होगा। और जिस स्पेस में ये काम कर रहे हैं B2C, आज पैथोलॉजी लैब्स का जो इम्पोर्टेंस है प्लस जो मार्केट की अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी है। तो शॉर्ट टर्म में मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत वोलेटिलिटी रहेगी, अगर इनको लेना है तो अच्छा सा स्टॉप लॉस रख के काम करिए, क्योंकि ये स्टॉक सस्ता स्टॉक नहीं है, काफी महंगा है। बट ओवरऑल हफ्ते भर के लिए मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इसमें कोई इमीडिएट टारगेट देना डिफिकल्ट रहेगा, बट ये अगर कोई गिरावट आती है, इनको इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे ख्याल से ये कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा है, और बाकी भी राय दे दी अविनाश जी ने। बहुत शुक्रिया अविनाश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और माफी चाहता हूँ आज आपका कुछ समय हमने वेस्ट किया, कुछ टेक्निकल कारण थे जिनकी वजह से आवाज की कुछ दिक्कत आ रही थी। तो एक बार फिर आपके पास आएंगे इसी हफ्ते में, और फिर आपसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में क्या रणनीति होनी चाहिए और कहाँ है मौके। फिलहाल थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।